हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी तक जो हम लोग था क्वेश्चन पेपर कर लिए थे, यानी इन्वायरमेंट का जो भी था क्वेश्चन पेपर वो कर लिए थे, जो जितना हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं। अगर आप ये देखोगे कि किस तरीके से ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, तो उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो दो तरीके से इकोसिस्टम होगा। एक नेचुरल इकोसिस्टम होगा, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। अब नेचुरल इकोसिस्टम भी दो तरीके का होगा, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। उसी तरह से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी दो तरीके का होगा, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। तो अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स क्या चीज़ कि जो लैंड पे जो बायोटिक कम्युनिटी है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो लैंड पे इंटरेक्शन कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अगर नेचुरल का एग्जांपल देखें तो क्या क्या हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, फिर फॉरेस्ट के बाद में क्या हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। और जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा, जैसे कि आप अगर माउंटेन का बात करो, अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट पे देखो तो जो सबसे लास्ट में होगा, यानी जो सबसे जहाँ पे टेम्परेचर जो होगा और टेम्परेचर रेनफॉल जो होगा, यानी सीवियर कंडीशन होगा, क्लाइमेट जो होगा बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा, वहाँ पे जो है तुंद्रा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से तुंद्रा के बाद फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट हो गया तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रासलैंड होगा। फिर उसी तरीके से जहाँ पे ग्रासलैंड भी नहीं हो पाएगा, जहाँ पे फॉरेस्ट भी नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम होगा। तो ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम का बात करोगे तो इसमें भी दो तरीके का हो गया, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, एक मरीन वाटर इकोसिस्टम हो गया। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, तो लैंटिक, फिर लोटिक, फिर वेटलैंड हो गया, फिर कोस्टल एरिया हो गया, अपवेलिंग रीजन हो गया, ओपन ओशन हो गया। ये सब क्या है, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आज हम लोग तुंद्रा इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि अपन लोगों ने पढ़ा था कि इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या था, कि जो बायोटिक कम्युनिटी जो है वो अपने आसपास एनवायरनमेंट में क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, और अमंग देम सेल्व्स, यानी बायोटिक कम्युनिटी के साथ आपस में भी इंटरेक्शन करती है और ए बायोटिक कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्शन करती है। तो इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, इसी इंटरेक्शन को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही कहीं पे बायोम भी बोला जाता है। ठीक है, बायोम पढ़ेंगे इसके बाद में, क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम मिला करके क्या बनता है, बायोम बनता है। बायोम से ही क्या बनता है, फिर बायोस्फीयर बनता है। तो इस तरीके से अभी हम लोग इकोसिस्टम कर रहे हैं, इकोसिस्टम के बाद बायोम करेंगे, बायोम के बाद में फिर बायोस्फीयर, वो ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। जो इंटर रिलेशन होगा, यानी इंटर रिलेशन जो होगा ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ लैंड पे, उसी को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे। अब ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, ये डिपेंड करता है, यानी इसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिससे उसके टोपोग्राफिक फीचर पे से वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी उसके टोपोग्राफी, यानी इसको रिलीफ फीचर भी बोलते हैं। इसको रिलीफ फीचर मीन्स करने का मतलब ये हुआ कि जो लैंड है वो हमेशा फ्लैट नहीं होगा, कहीं पे क्या होगा, कहीं पे एलिवेशन ज़्यादा होगा, यानी कहीं पे ऊंचाई ज़्यादा होगा, कहीं पे यानी गहरा ज़्यादा होगा, यानी डिप्रेशन होगा, यानी कहीं पे वैली होगा, कहीं पे माउंटेन होगा, कहीं पे स्लोपी रीजन होगा, यानी कहीं पे जेंटल स्लोप होगा तो कहीं पे स्टीप स्लोप होगा। यानी उसके टोपोग्राफी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी जैसे उसी के आधार पे क्या हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, लैंड हो गया, यानी प्लेन एरिया हो गया, ये सब क्या है, ये टोपोग्राफिक फीचर्स हो गया, यानी रिलीफ फीचर्स हो गया। तो वही है, ड्यू टू वेरिएशन इन टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वैली, माउंटेन्स एंड स्लोप, सर्टेन डिफरेंसेस अकर। यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी क्या होगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। दीज डिफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक डाइवर्सिटी। यानी दोनों, अब एबायोटिक, ये जो डिफरेंसेस है यानी टोपोग्राफिक फीचर्स में जो डिफरेंसेस है, इसके कारण से क्या होगा, दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। एबायोटिक फैक्टर में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और बायोटिक कंपोनेंट में भी देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। एबायोटिक करने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे अगर मान लो माउंटेन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम वेस्टर्न घाट लेते हैं। वेस्टर्न घाट में क्या है कि वहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है, यानी 15 मीटर, अगर आप साउथ वाले रीजन में चले जाओगे तो वहाँ पे लगभग 15 मीटर का हाइट है, यानी एलिवेशन है। तो उसके कारण से क्या होगा, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके कारण से क्या होता है, वो अपलिफ्ट हो जाता है। इसी के कारण से उधर क्या होता है, बारिश होता है, यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो ये बायोटिक फीचर्स में भी देखने को मिलेगा डिफरेंस है। जैसे आप डिजर्ट वाला एरिया चले जाओ, जो राजस्थान वाला एरिया है, जैसे ये मान लो
ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज है, ये इधर राजस्थान वाली पार्ट है। तो इसके कारण से इधर क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो क्या होता है, इसके पैरेलली चला जाता है, अरावली रेंज के पैरेलली चला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, इधर रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब वेरिएशन जो आ रहा है किसके कारण से आ रहा है, ये टोपोग्राफिक फीचर्स में वेरिएशन के कारण से आ रहा है। तो ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट का, यानी एबायोटिक कंपोनेंट में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है किसके कारण से, रिलीफ फीचर में डिफरेंसेस के कारण से, तो उसका एग्जांपल हो गया। उसी तरह से बायोटिक डाइवर्सिटी में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जब रेनफॉल में चेंजेज होगा, टेम्परेचर में चेंजेज होगा, तो उसके कारण से क्या होगा, वेजिटेशन में चेंजेज आएगा। अब वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, तो वेजिटेशन मीन्स होता है जो प्लांट या ट्री स्पीसीज जो होता है, प्लांट या ग्रास हो गया, ये सब जो स्पीसीज होता है, यानी फ्लोरा स्पीसीज को बोलते हैं वेजिटेशन। यानी वहाँ पे किस तरह के प्लांट पाए जा रहे हैं, किस तरह के ट्री हैं, किस तरह के ग्रासेस हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेशन में उसका चेंजेस देखने को मिलेगा। जब वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो है उसका फोनल स्पीसीज में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो फोना मीन्स क्या होता है, फोना एनिमल को बोला जाता है, एनिमल को फोना बोलते हैं, और जो ट्री स्पीसीज होता है यानी प्लांट ट्री को जो है फ्लोरा बोला जाता है। तो ये याद रखना कि फ्लोरा मीन्स ट्री या तो प्लांट स्पीसीज एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर रीजन पे, उसको बोलेंगे फ्लोरा। और फोना जो हो गया एनिमल स्पीसीज को, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के एनिमल को बोलेंगे फोना, या तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो एनिमल पाया जाएगा उसको फोना स्पीसीज बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा फोना स्पीसीज क्या होता है और फ्लोरा स्पीसीज क्या होता है। तो ये क्या हुआ कि टोपोग्राफिक फीचर्स में डिफरेंसेस देखने के कारण से क्या हुआ, एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। अब देखो, अल्टीट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल वेरिएशन कॉजेज शिफ्ट एंड डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक पैटर्न। अभी हम लोग देखे थे कि अल्टीट्यूड में क्या होगा, अल्टीट्यूड में वेरिएशन होने के कारण से, अल्टीट्यूड कहने का मतलब हो गया हाइट या एलिवेशन, इसी को बोलते हैं, एलिवेशन भी बोलते हैं। तो अगर हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जिस तरह जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा और रेनफॉल में भी चेंजेज आएगा, रेनफॉल में भी चेंजेज आएगा तो क्या होगा, क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लाइमेट क्या हो गया, क्लाइमेट क्या हो गया कि सम टोटल ऑफ दी टेम्परेचर, जो रेनफॉल है टेम्परेचर है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी 10 साल 15 साल में जो टोटल जो रेनफॉल है या टेम्परेचर जो देखने को मिल रहा है, एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल जो 10 या 15 एक लॉन्ग टाइम पीरियड में जो देखने को मिलेगा उसी को बोलेंगे क्लाइमेट। अब वेदर क्या हुआ, डे टू डे टेम्परेचर वेरिएशन जो हो रहा है और रेनफॉल में जो चेंज जा रहा है, डे टू डे पैटर्न, उसी को बोलेंगे वेदर। तो ये वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस हो गया। तो अल्टीट्यूड में चेंज होने के कारण से क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा। उसी तरीके से अगर लैटीट्यूड का बात करें तो ये मान लो अर्थ है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर होगा। जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और क्या होगा, रेनफॉल डिक्रीज होगा। रेनफॉल डिक्रीज होगा मीन्स क्या हो गया कि रेनफॉल और टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है मीन्स क्या होगा, क्लाइमेट यहाँ का अलग होगा, यानी डिफरेंट क्लाइमेट होगा, यानी क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलेगा। जब क्लाइमेट में चेंजेस होगा तो उसके कारण से क्या होगा, फिर वेजिटेशन में चेंजेस होगा। वेजिटेशन में चेंजेस होगा तो उसके कारण से वहाँ पे फॉनल स्पीसीज में भी चेंजेस होगा, यानी वाइल्ड लाइफ, फोना को वाइल्ड लाइफ भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखना है, फोना बोलो या वाइल्ड लाइफ बोलो या एनिमल बोलो, ये सब एक ही वर्ड है। अब देखो, बायोस्फीयर का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। बायोस्फीयर मीन्स क्या हो गया कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे ये तीनों मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। बायोस्फीयर मीन्स क्या हो गया, स्फीयर मीन्स हो गया जगह, लैंड, और बायो मीन्स हो गया लाइफ, यानी वैसा जगह, अर्थ का वैसा पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा उसी को बोलेंगे बायोस्फीयर। अब देखो, अगर बायोस्फीयर को अगर देखा जाए तो क्या होगा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि एल्टीट्यूड और लैटीट्यूडनल वेरिएशन के कारण से क्या होगा, क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलेगा। जब क्लाइमेट में चेंज होगा तो क्या होगा, वहाँ के प्लांट और एनिमल जो वहाँ पे पाए जाएंगे वो भी डिफरेंट होगा, यानी उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अब जब प्लांट और एनिमल में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा तो इसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो डिफरेंट इकोसिस्टम को, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्या बोल दिए कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे ट्री ज़्यादा डोमिनेट करेगा, यहाँ पे ट्री सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। उसी तरह से आप मान लो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा
ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास ज़्यादा पाया जाएगा, यानी वहाँ पे ग्रास ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इसलिए बोलेंगे उसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसी तरीके से डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, डेजर्ट होगा, यहाँ पे क्लाइमेट अलग होगा, यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम को। तो ये सब सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहा है, सारे के सारे क्लाइमेटिक पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो क्लाइमेट के बारे में अगर देखें तो क्लाइमेट का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका, वो क्या क्या है, प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है रेनफॉल, यानी रेन कितना बारिश हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, इस क्लाइमेट का ही एलिमेंट है ये क्या। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी जिसपे वेजिटेशन हो गया, यानी ये क्या बोलते हैं इसको, प्लांट स्पीसीज हो गया और एनिमल स्पीसीज डिपेंड करता है, वो मेनली क्या है, प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर, यही दो लिमिटिंग फैक्टर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, वो क्या है, मॉइस्चर मीन्स प्रिसिपिटेशन या रेनफॉल, इसको बोलो, रेनफॉल और टेम्परेचर, यही दो इम्पोर्टेंट यानी एलिमेंट होता है क्लाइमेट का, जो कि डिसाइड करता है वहाँ का वेजिटेशन क्या होगा। वेजिटेशन मीन्स कौन सा प्लांट होगा, यानी ग्रास होगा कि ट्री होगा, यानी फॉरेस्ट होगा कि ग्रास होगा कि डेजर्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मॉइस्चर डिपेंड करेगा, यानी रेनफॉल और टेम्परेचर डिसाइड करता है वहाँ का। अगर रेनफॉल मान लो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट हो गया, यानी डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे होगा। और वहीं पे मान लो अगर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं है, रेनफॉल बहुत ही कम है, जैसे कि, तो वहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम, जैसे राजस्थान में हो गया और गुजरात वाला कुछ पार्ट में हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तुंद्रा इकोसिस्टम के बारे में। तो तुंद्रा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अर्थ है, अर्थ को जो है टेम्परेचर के आधार पे इसे डिफरेंट जोन में बांटा गया है। पहला देखो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा होगा डैश। उसी तरीके से 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ तक, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। अब जब ट्रॉपिकल से जस्ट ऊपर जाओगे, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से जब ऊपर जाओगे, यानी लेटीट्यूड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, लेटीट्यूड बढ़ना मीन्स क्या चाहिए, यहाँ से देखो ये 0 डिग्री लेटीट्यूड था, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे क्या हो गया, यहाँ पे जाकर के 90 डिग्री हो रहा था, क्या हो रहा है, लेटीट्यूड बढ़ रहा है। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में अगर देखो, ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब जैसे देखो नीचे में, फिर उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में 0 से क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे जाओगे तो क्या होगा, लेटीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 से 90 डिग्री पे जाओगे तो क्या होगा, लेटीट्यूड इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे लेटीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी ट्रॉपिकल के बाद क्या होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें, और साउदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। अब देखो 40 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। यानी सब ट्रॉपिकल के बाद क्या आएगा, टेम्परेट रीजन। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो, अगर सदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो 40 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेम्परेट रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हो गया लेटीट्यूडनल वेरिएशन हो रहा है ये टेम्परेचर के साथ साथ। अब उसी तरीके से अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ पे चले जाओ तो इसको बोलेंगे सब पोलर रीजन। क्या बोलेंगे, सब पोलर रीजन। उसी तरीके से अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ तो 66.5 डिग्री साउथ से 80 डिग्री साउथ तक अगर देखोगे तो इसे बोलेंगे सब पोलर रीजन। और उसी तरीके से 80 से 90 डिग्री नॉर्थ में देखोगे तो इसको बोलेंगे क्या चाहिए, पोलर रीजन। उसी तरीके से इधर भी हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ में, उसको बोलेंगे पोलर रीजन। अब देखो ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वहीं पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर का बात करो तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो
फिर जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या चीज़ बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वहीं पे 23.5 डिग्री साउथ पे अगर देखोगे तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल हो गया, और जो 0 डिग्री पे है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इसी के आधार पे हम लोग पूरा वेजिटेशन देखेंगे। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो बाकी वेजिटेशन भी आसानी से आप समझ जाओगे, क्योंकि इसी पे वेरिएशन होता है। यही चीज़ यहाँ पे माउंटेन में भी देखने को मिलेगा, और ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग तुंद्रा इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुंद्रा इकोसिस्टम मीन्स हो गया कि जहाँ पे बैरन लैंड, बैरन मीन्स परती, जहाँ पे कोई यानी ट्री नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ से ट्री लाइन ख़त्म हो जाता है, यानी ट्री लाइन उसके वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी ट्री नहीं देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? सब पोलर रीजन में देखने को मिलेगा। सब पोलर रीजन, सब पोलर रीजन कौन सा था? 66.5 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ तक। और उधर देखने को अगर देखोगे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे हो गया क्या चीज़? 66.5 डिग्री साउथ से 80 डिग्री साउथ। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखो आप लैंड मास नहीं है। आप अगर मैप में ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा लैंड मास नहीं है, तो उधर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखना है। तो तुंद्रा का मतलब ये होता है बैरन लैंड। बैरन लैंड मीन्स जहाँ पे कोई ट्री नहीं हो, यानी कोई प्लांट नहीं हो वहाँ पे। यानी ये ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो? बहुत ज़्यादा सीवियर हो, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सनलाइट जो है बहुत ही रेयरली पहुँचेगा, यानी बहुत ही कम पहुँचेगा, इसलिए फ्रोजन एरिया होगा। तो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी ट्री नहीं देखने को मिलेगा, ना के बराबर। यानी ट्री जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। इसके बाद जो है तुंद्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलेंगे तुंद्रा वेजिटेशन। तुंद्रा वेजिटेशन मीन्स जहाँ पे बैरन लैंड हो, यानी वहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा? लाइकन या मॉसेस होगा जनरली, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा समर टाइम में जो है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी सन का अपेरेंट मूवमेंट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब लाई करता है ये सन, तो कुछ कुछ यहाँ पे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से यहाँ पे लाइकन और मॉसेस देखने को मिलता है। अब देखो तुंद्रा वेजिटेशन भी होगा, क्या होगा? ये 2 तरीके का होगा। एक क्या देखें, अगर लैटिट्यूड वाइज देखोगे, लैटिट्यूड वाइज जो भी हम लोग देखे थे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ तक, लैटिट्यूड वाइज देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे भी तुंद्रा देखने को मिलेगा। जो सब पोलर रीजन होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी जहाँ पे सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। अगर वहीं पे अल्टीट्यूड वाइज देखोगे, यानी हाइट वाइज देखोगे, माउंटेन पे देखोगे, तो माउंटेन पे अगर देखोगे, माउंटेन में जिसका हाइट बहुत ही ज़्यादा होगा, जैसे कि हिमालय हो गया। हिमालय का हाइट कितना है? लगभग 9000 मीटर के आसपास है। तो 9000 मीटर उतना हाइट पे देखोगे, जैसे जैसे क्या होगा? हाइट इंक्रीज होगा, यानी एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एक ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे क्या होगा? यानी ट्री स्पीसीज देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे कि ये मान लो हिमालय है। अब जैसे देखो, जैसे जैसे क्या होगा? हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ के बाद मान लो, यहाँ के बाद जो है इधर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, यानी टेम्परेचर बहुत ही कम है। टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग, यानी 30 to 40 डिग्री माइनस में चला गया है, -30 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ट्री नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तुंद्रा। तो तुंद्रा वेजिटेशन क्या होगा? 2 तरीके का हो गया। एक तो लैटिट्यूड वाइज देखोगे तो कहाँ पे हो गया? सब पोलर रीजन में हो गया। अगर अल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो यानी अल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो उसको बोलेंगे अल्पाइन, और इसको बोलेंगे आर्कटिक। यानी 2 तरीके का तुंद्रा हो गया, एक आर्कटिक तुंद्रा हो गया, दूसरा अल्पाइन तुंद्रा। क्यों? क्योंकि आर्कटिक सर्कल के बाद ही मिल रहा है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक तुंद्रा। अगर लैटिट्यूड वाइज देखोगे, अल्पाइन तुंद्रा क्यों? अल्पाइन मीन्स हो गया माउंटेन, तो माउंटेन में देखने को भी मिलेगा। तो यानी अल्पाइन जो होता है, अल्पाइन रीजन में ये देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे अल्पाइन तुंद्रा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो आर्कटिक तुंद्रा का अगर बात करें तो एक्सटेंड्स एज ए कंटिन्यूस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप। जो पोलर आइस कैप था, यानी पोल जो था, ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे जो पोल है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, पोल के जस्ट बिलो वाला जो रीजन था, यहीं पे देखने को मिल रहा था तुंद्रा वेजिटेशन। जस्ट बिलो द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन। ट्री लाइन कहाँ से खत्म हो रहा था? 66.5 डिग्री नॉर्थ से खत्म हो रहा था, यहाँ से ट्री लाइन खत्म हो रहा था। ट्री लाइन
उसको बोलते हैं ट्री लाइन। क्या होता है पहले ये समझ लो कि ट्री लाइन वो लाइन है जो कि क्या करता है, यानी एक तरह का बाउंड्री का काम करता है। यानी इसके बाद जो है, अगर ये मान लो ट्री लाइन है तो इसके इधर जाओगे तो फिर क्या होगा, ट्री देखने को नहीं मिलेगा, यानी ट्री इधर ही देखने को मिलेगा अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो उसी को बोलते हैं ट्री लाइन, यानी जिसके बियॉन्ड ट्री देखने को नहीं मिलेगा उसी को बोलते हैं ट्री लाइन। तो अबव द ट्री लाइन, यानी ट्री लाइन के क्या है, ऊपर है और आइस कैप के जस्ट नीचे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब कौन कौन सा रीजन में देखने को मिलेगा, तो इट ऑक्यूपाई द नॉर्दर्न फ्रिंजेज ऑफ कनाडा में देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली रीजन कनाडा के नॉर्दर्न रीजन में हो गया, फिर अलास्का वाला रीजन में हो गया, फिर इधर देख सकते हो, यानी फिर इस वाले पार्ट में देख सकते हो, फिर अगर इधर देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में तो ये कुछ पार्ट अंटार्कटिका के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लैंड मास नहीं है। तो देखो इट ऑक्यूपाई नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रसिया में हो गया, साइबेरिया वाले रीजन में हो गया, आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन के आइलैंड वाले ग्रुप में देखने को मिलेगा। अगर सदर्न पोल पे देखोगे तो तुंद्रा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम रीजन में है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो सदर्न हेमिस्फीयर में, सिंस मोस्ट ऑफ इट कवर्ड बाय ओशियन, क्योंकि यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा नहीं है सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा। अब अगर अल्पाइन तुंद्रा का बात करें तो अल्पाइन तुंद्रा जो है हाई माउंटेन रीजन पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे ट्री लाइन जो है ट्री लाइन के जस्ट अबव देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हाई रेंजेज ऑफ हिमालय, एंडीज, अल्प्स, ये हिमालय वाला तो हम लोग पढ़ेंगे, बाकी एंडीज भी एक माउंटेन है, एंडीज भी माउंटेन है तो वहाँ पे भी हाई रेंजेज पे देखने को मिलेगा, अल्प्स पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी माउंटेन रेंजेज पे देखने को मिलेगा, जहाँ से ट्री लाइन क्या होता है ख़त्म होता है, उसके बाद में क्या होता है, ट्री लाइन जैसे ख़त्म होगा उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, तुंद्रा वेजिटेशन स्टार्ट होगा। तो ये हो गया तुंद्रा वेजिटेशन के बारे में। अब यहाँ का हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, प्रेसिपिटेशन देखते हैं और कौन कौन सा फ्लोरा फौना यहाँ पे पाया जाता है। तो कभी भी यहाँ वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है तो 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला चीज़ टेम्परेचर वहाँ का क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कितना हो रहा है, और उसके बाद में उसी दोनों के आधार पे क्या होगा, डिसाइड होगा वहाँ पे फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। तो टेम्परेचर यहाँ पे अगर देखोगे तो तुंद्रा क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर। यानी मीन एनुअल टेम्परेचर अगर देखोगे, मीन एनुअल टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर हो गया, एनुअल एवरेज टेम्परेचर अगर देखोगे इसका तो बहुत ही लो होता है, लगभग -40 से -50 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी फ्रीजिंग से बहुत ही ज़्यादा भी लो होता है। अगर प्रेसिपिटेशन देखोगे तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे जब इतना कम टेम्परेचर होगा तो प्रेसिपिटेशन भी किसके फॉर्म में होगा, स्नो के फॉर्म में होगा या तो स्लीट के फॉर्म में होगा। स्नो तो सिंपल समझते हो बर्फ़ के जैसा, स्लीट क्या होता है, स्लीट ये सब हम लोग, ये जो होता है प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है, ये हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी ये सिंपल जान लो कि स्लीट या स्नो के फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे देखो फ्लोरा और फौना स्पीसीज किस तरीके का यहाँ पे पाया जाता है। फ्लोरा मीन्स क्या, ट्री स्पीसीज, और फौना मीन्स क्या, एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा, ट्री लाइन के जस्ट अबव है, यानी यहाँ पे क्या होगा, कोई ट्री नहीं देखने को मिलेगा। पूरा ग्राउंड कैसा होगा, फ्रोजन होगा, यानी फ्रिज होगा, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ होगा। और ये जो होता है तुंद्रा जो होता है, इसको लोएस्ट फॉर्म वेजिटेशन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, तुंद्रा में जो है सबसे लोएस्ट फॉर्म जो होता है वेजिटेशन का, लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन जो होता है, जैसे मॉसेस हो गया, लाइकन हो गया, ये सब एक बार गूगल करके देख लेना कि किस तरह से का मॉसेस होता है, लाइकन किस तरह से होता है, हिंदी में इसको काई बोलते हैं। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिला, आर फाउंड हियर एंड देयर। टिपिकल वेजिटेशन ऑफ आर्कटिक तुंद्रा कॉटन ग्रास हो गया, सेजेज हो गया, ड्वार्फ हेथ हो गया, विलो हो गया, वर्चेज हो गया और लाइकन्स, ये सब देखने को मिलेगा। ये सब मेनली वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कोस्टल लोलैंड वाला एरिया जो होगा वो हार्डी ग्रास को सपोर्ट करता है और रेनडियर मॉसेस को सपोर्ट करता है। इसी कारण से यानी ये क्या होता है, रेनडियर जो यहाँ पे पाया जाएगा, एनिमल जो पाया जाता है उसके लिए एक पेस्चर का काम करता है, यानी वहाँ पे चढ़ने के लिए लगाता है, यानी खाता है वो लोग, फीड करता है। अगर यहाँ पे जो होता है कुछ टाइम के लिए ब्रीफ समर होता है, यानी जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है सन, तो उस समय ब्रीफ समर होता है। उस समय जब ब्रीफ समर होगा तो ब्रीफ समर के ही समय क्या होगा, कुछ जो है बियरिंग बुशेस में झाड़िए और उसमें कुछ बेरी टाइप का वो हो गया, या तो आर्कटिक फ्लावर, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें ब्रीफ समर होगा। क्यों, क्योंकि कुछ स्नो क्या करेगा, मेल्ट करेगा तो कुछ मॉइस्चर देखने को मिलेगा, यानी कुछ वाटर देखने को मिलेगा जिसके कारण से, और टेम्परेचर कुछ मिलेगा जिसके कारण से ये सब वहाँ पे ग्रो करेगा कुछ जब ब्रीफ समर पीरियड होगा। तो अगर समर में देखोगे तो यहाँ पे चूँकि क्या होगा, समर
टाइम में जो बर्ड होगा वो क्या करेगा, इधर माइग्रेट करता है। माइग्रेट करता है क्यों? क्योंकि जब ये मेल्ट करेगा स्नो जो है, जब ब्रीफ समर पीरियड होगा तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, स्नो का थॉइंग होगा। थॉइंग मीन्स होगा मेल्ट करना। स्नो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। मेल्ट करना जब स्टार्ट करेगा तो जो उसके अंदर इंसेक्ट छिपा हुआ था वो निकलने लगेगा बाहर। तो उसको खाने के लिए यानी प्रे करने के लिए जो है बर्ड्स जो है इधर माइग्रेट करके आती है। और एनिमल जो है तुंद्रा यानी रीजन का वो ये है रेनडियर हो गया, जो कि ये रेनडियर है। ये मस्क ऑक्स है, मस्क ऑक्स, इसे आर्कटिक हेयर बोलते हैं। पोलर बियर हो गया और लेमिंग एंड स्क्विरल, ये लेमिंग हो गया। तब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, याद होगा कि जो ये तुंद्रा रीजन यानी जो ये हायर एल्टीट्यूड वाला जो रीजन में होता है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो वहाँ पे जो यानी एनिमल जो पाया जाएगा, तो एनिमल जो पाया जाएगा वो क्या करेगा, अपने आप को अडॉप्ट करेगा। जो तो यानी तुंद्रा रीजन में जो एनिमल होगा उसका बॉडी साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। बॉडी साइज लार्ज होगा। तो ये कौन बोला था, यानी ये बोला था कौन, बर्गमैन्स रूल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बर्गमैन्स रूल क्या बोला था कि जो तुंद्रा रीजन वाले जो यानी जो सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल पाया जाएगा, यानी जो ठंडे रीजन में जो एनिमल यानी पोलर रीजन में जो एनिमल पाया जाएगा उसका जो बॉडी साइज जो होगा लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम जो होगा एरिया के कंपेरिजन में क्या होगा, लोअर होगा। यानी एरिया क्या होगा, इससे क्या हो गया, वॉल्यूम के कंपेरिजन में क्या हो गया, लो हो गया। यानी इससे क्या होगा, कम से कम हीट का लॉसेस होगा। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि अगर यहाँ पे अगर मान लो साइज इसका स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा तो क्या होगा, एरिया इसका कम हो जाएगा, एरिया इसका ज़्यादा हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, वॉल्यूम के कंपेरिजन में। तो वॉल्यूम के कंपेरिजन में अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट लॉसेस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका बॉडी साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी वॉल्यूम के कंपेरिजन में इसका एरिया थोड़ा क्या हो जाए, कंपेरेटिवली स्मॉल हो जाए, जिसके कारण से क्या होगा, कम से कम हीट का लॉसेस होगा। उसी तरीके से दूसरा रूल और पढ़े थे क्या, कि जो एक्सट्रीमिटी होता है वो क्या होगा, कम यानी बड़ा कम होगा। यानी एक्सट्रीमिटी जो होगा उसका साइज़ क्या होगा, कम होगा। वो कौन बोला था, एलेंस रूल बोला था। एलेंस रूल ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हो आप वहाँ पे पिछले लेक्चर में जा करके देख सकते हो। तो एलेंस रूल ये बोला था कि जो भी पोलर रीजन में यानी सब आर्कटिक रीजन में या हो गया या आर्कटिक रीजन में जो भी एनिमल स्पीसीज पाया जाएगा उसका जो एक्सट्रीमिटी होगा, एक्सट्रीमिटी मीन्स उसका टेल हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये सब का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि ताकि कम से कम हीट का लॉसेस हो सके। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो उस रीजन में पाया जाएगा, तुंद्रा रीजन में, चूँकि वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड होगा, तो क्या होगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल यानी इस तरीके से अडॉप्ट करता है कि उसमें क्या होता है, फर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये सब क्या है, फर बहुत ज़्यादा है, फर। तो ये फर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ताकि वो उसको इंसुलेट कर सके, जो ठंडा है यानी जो उतना ज़्यादा फ्रोजन टेम्परेचर है उससे इसको क्या कर सके, इंसुलेट कर सके, यानी प्रोटेक्ट कर सके। और अगर प्लांट स्पीसीज का बात करें तो मोस्टली जो होता है यहाँ पे जो होता है लॉन्ग लाइफ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आर्कटिक विलो का अगर बात करें तो इसका लाइफ स्पान लगभग 150 से 300 साल तक का होता है। और ये अपने आप को यानी इतना ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए क्या करता है, इसका जो क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल जो होता है वो ठीक हो जाता है। एपिडर्मल में जो होता है, एपिडर्म में जो होता है हेयर आ जाता है, यानी एपिडर्मल हेयर हो जाएगा में, एपिडर्मल हेयर और थिक क्यूटिकल होता है यानी उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे ये क्या करता है, इतना ज़्यादा ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है प्लांट स्पीसीज। एनिमल स्पीसीज में क्या होगा, फर अपने यानी फर ज़्यादा होगा वहाँ पे, ताकि वो अपने आप को चिलनेस जो है उतना ज़्यादा कड़ाके की ठंड जो है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इंसेक्ट जो होगा उसका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, विच आर कम्प्लीटेड ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर, यानी जब ब्रीफ समर पीरियड होता है उसी समय इसका कंप्लीट हो जाता है। और रेप्टाइल और एम्फीबियंस ये सब लगभग यहाँ पे ना ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा तो ये अपना क्या होगा, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे रेप्टाइल और एम्फीबियन लगभग अब्सेंट होता है, यानी ना नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया तुंद्रा वेजिटेशन। तो तुंद्रा वेजिटेशन किसके ऊपर था, जस्ट ट्री लाइन के अबव था। तो ट्री लाइन यहाँ से क्या हो गया, ट्री लाइन के अबव वाला तो ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, अब ट्री लाइन स्टार्ट होगा। ट्री लाइन स्टार्ट हो गया मतलब अब ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्री आ गया मतलब क्या होगा, जब बहुत सारे ट्री का जब असेंबलेज होगा, ग्रुप होगा, उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि एक कम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, यानी डिफरेंट काइंड का जो बायोटिक कम्युनिटी होगा उसका असेंबलेज होता है, यानी ग्रुपिंग होता है।
ऑप्टिमम कंडीशन जो होगा, जैसे टेम्परेचर हो गया और ग्राउंड मॉइस्चर हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी, यानी फॉरेस्ट कम्युनिटी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी वेजिटेशन होगा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है उस पर। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो वेजिटेशन होता है वो मेनली दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला जो हो गया रिलीफ फीचर पे, रिलीफ मीन्स टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। टोपोग्राफी मीन्स करने का मतलब वहाँ पे लैंड कैसा है, फ्लैट है यानी प्लेन है कि तो उसमें एलिवेशन है कि डिप्रेशन है। एलिवेशन करने का मतलब हो गया कि उठा हुआ है, जैसे माउंटेन हो गया और फिर प्लेटो हो गया, फिर उसी तरीके से क्या हो गया वैली हो गया, ये सब क्या हो गया, ये रिलीफ फीचर हो गया। फिर उसी तरीके से सॉइल वहाँ पे कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट मीन्स क्या हो गया वहाँ पे कि प्रिसिपिटेशन कितना हो रहा है, फोटो पीरियड कितना है, फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट कितना देर वहाँ पे हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कितना है वहाँ पे। अगर सनलाइट ज़्यादा देर वहाँ पे मिलेगा तो सनलाइट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा फास्टर ग्रो करेगा प्लांट। तो ये हो गया फोटो पीरियड हो गया, प्रिसिपिटेशन हो गया और क्या होगा टेम्परेचर। ये 3-4 फैक्टर याद रखना है कि इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, इसी के बेसिस पे सारा फॉरेस्ट डिफाइंड होगा, यानी पूरा वेजिटेशन डिफाइंड होगा। अभी हम लोग देखे थे तुंद्रा वेजिटेशन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन उस तरह का नहीं है जो कि सपोर्ट करेगा ट्री को, इसलिए वहाँ पे ट्री नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे मॉसेस और लाइकन देखने को मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं तुंद्रा वेजिटेशन, क्योंकि उसको तुंद्रा मीन्स क्या होगा बैरन लैंड। तो एक बार देख लेते हैं, नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट और लोकल टोपोग्राफी डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्री एंड देयर अबंडेंस इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अगर इसके आधार पर लैटिट्यूड वाइज पे देखोगे, यानी मेनली टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे देखोगे तो मेनली 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया कॉनिफेरस फॉरेस्ट, दूसरा हो गया टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स क्या, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, जो टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा, और उसके जस्ट ऊपर में क्या होगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट होगा। तो ये क्या होगा 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑल दीज फॉरेस्ट बायोम आर जनरली अरेंज ऑन ए ग्रेडियंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड, फ्रॉम हाई टू लो लैटिट्यूड अल्टीट्यूड। अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, यानी पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, यानी जो इसका अरेंजमेंट करेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, यानी पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे, और हायर लेटीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे आते जाएंगे, और उसके बाद में उसका क्लाइमेट में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, उसी के आधार पे क्या होगा वेजिटेशन में इसका डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अब देखो तुंद्रा से जस्ट बिलो आएंगे नीचे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा देखने को, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कॉनिफेरस को ही ये रशियन लैंग्वेज में टाइगा बोलते हैं, टाइगा फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक रशियन लैंग्वेज में इसको टाइगा फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये आप ये साइड में देख सकते हो, इस तरह का कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है, यानी कोन टाइप का बनाए हुए होता है। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो इस रीजन में जनरली देखने को मिलेगा। ये जो ब्लू वाली दिख रहा है पैचेज, यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइगा को ही बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, टाइगा फॉरेस्ट को ही बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये अगर आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो बायोम पढ़ना आसान होगा, क्योंकि बायोम तो इसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही बायोम बोलते हैं ना। वहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल, वहाँ पे फॉरेस्ट भी होगा और ग्रासलैंड भी होगा, दोनों को पढ़ेंगे साथ में। यहाँ पे क्या होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग करके पढ़ रहे हैं। जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम दोनों को मिक्स कर दोगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो क्या होगा, वही बायोम बन जाएगा। तो इसका कॉनिफेरस फॉरेस्ट हम लोग पहले इसका किस रीजन में पाया जाता है, उसके लिए हम लोग इसका क्लाइमेट के बारे में जानते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले नंबर क्या जानेंगे हम लोग, टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पे अगर इस रीजन का बात करो तो ये जो रीजन यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो समर जो होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, एंड वार्म होता है। समर आर ब्रीफ एंड वार्म होता है, और जिस समय समर होता है उस समय जो टेम्परेचर होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि विंटर जो होगा यहाँ ज़्यादा लॉन्ग होगा, और जो होगा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा, लगभग -30 से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। अब प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करें तो जो एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होगा वो 38 सेंटीमीटर से लगभग 63 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। और ये जो होता है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा थ्रू आउट द ईयर जो होता है कॉन्स्टेंट होता है विथ समर मैक्सिमम। लेकिन समर में क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है। इन विंटर द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो।
जो विंटर में जो होगा प्रेसिपिटेशन जो होगा किसके फॉर्म में होगा, स्नो के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसलिए क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और ये स्नो के फॉर्म में होगा प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे सॉइल किस तरह का पाया जाएगा, तो जो बोरियल फॉरेस्ट होता है यहाँ पे जो सॉइल होता है वो पोडजोल सॉइल पाया जाता है, जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी का सॉइल माना जाता है। यानी यहाँ पे ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप ज्योग्राफी में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़े होगे, या ज्योग्राफी पढ़े होगे तो वहाँ पे पढ़े होगे वेदरिंग। जो सॉइल बनता है किससे बनता है, सॉइल बनता है किससे, रॉक से बनता है। और रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है, उसी से सॉइल बनता है। यह वेदरिंग किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन इस एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। टेम्परेचर बहुत ही कम होगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, एक्सपांड करता है रॉक। और जैसे टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, कंप्रेस होता है। यानी एक्सपांसन कंप्रेशन के कारण से क्या होता है, रॉक का वेदरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम है, ऑलरेडी कम है। टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, इसका एक्सपांसन नहीं होगा। एक्सपांसन नहीं होगा तो क्या होगा, वेदरिंग कम होगा। वेदरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, जो सॉइल होगा उसका लेयर जो होगा बहुत ही थिन होगा। और सॉइल भी कैसा होगा, तो पोडजोल सॉइल होगा। ऐसा क्यों होगा, तो वो भी हम लोग देख। पोडजोल सॉइल में क्या होता है, जिसे समझो आप कि पोडजोल सॉइल में क्या होता है कि यहाँ पे चूँकि वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग कम होता है तो इसलिए तो इसका थिन लेयर होता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट होता है। और प्लस में क्या होगा कि जो भी कुछ यानी जो फॉरेस्ट है उसका जो लीफ जो है शेड करेगा, जब वो फॉल करेगा तो क्या करेगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन। और जब बारिश होगा तो क्या होगा, लीचिंग के कारण से जो होता है, जो मेन न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है, लीच कर जाता है। लीच कर जाता है तो केवल बचता है कैल्शियम कार्बोनेट और ह्यूमस बचता है। ह्यूमस बचता है तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। और ह्यूमस का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। तो ब्लैक और वाइट कलर मिल करके क्या होता है, ये किसका कलर होता है, एस का होता है कलर, एस यानी राख। और इसको लैटिन वर्ड में जो होता है इसी को बोलते हैं पोड। इसी से ये बना है पोडजोल, यानी एस के टाइप का यानी ये सॉइल होता है। तो इसमें क्या आप ग्रो कर सकते हो, इसमें एग्रीकल्चर के लिए ये नहीं होता है ज़्यादा सूटेबल। और इसमें देख रहे हो कि ज़्यादातर जो मेन न्यूट्रिएंट होता है क्या होता है, लीच कर जाता है। लीच कर जाता है तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। और जब लीच कर जाता है तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट है, यानी जो भी यानी अल्कलाइन कंपोनेंट है, अल्कलाइन यानी केटाइन जो है, यानी बेसिक जो है वो क्या चला गया, बेस वाला जो कंपोनेंट है, बेस वाली जो कंपोनेंट है यानी केटाइन जो है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या हो गया, लीच कर गया। लीच कर गया तो क्या बचा, केवल ह्यूमस बचा, कैल्शियम कार्बोनेट बचा। यानी ह्यूमस अब ज़्यादा ह्यूमस होगा तो ह्यूमस के कारण से क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। इसलिए सॉइल कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा, बहुत ही ज़्यादा लो होगा। तो इसे मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि पोडजोल सॉइल हो गया। इसका क्या होगा, लेयर बहुत ही थिन होगा क्योंकि उतना ज़्यादा वेदरिंग नहीं होगा सॉइल का यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, लेयर जो होगा इसका बहुत थिन होगा। प्लस में इसमें जो होगा लीचिंग के कारण से जो है इसका ज़्यादातर कंपोनेंट जो है यानी ज़्यादातर मिनरल्स जो है वो नीचे चला जाता है, लीच कर जाता है। लीच होने के कारण से लीच करना मीन्स नीचे चला जाना, यानी सॉइल के अंदर में चला जाना। उसका जो न्यूट्रिएंट है या मिनरल कंपोनेंट जो है वो नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट केवल बचता है। प्लस में क्या बचेगा, ह्यूमस बचेगा। ह्यूमस का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। तो वाइट और ब्लैक मिला करके क्या बनाता है, ये एस बना लिया। तो एस इसीलिए इसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं पोड, इसीलिए इसका नाम है पोडजोल सॉइल। तो एस वाला सॉइल में क्या कर सकते हो, ये बहुत ही क्या हो गया, न्यूट्रिएंट पुअर हो गया, यानी न्यूट्रिएंट है नहीं इसमें, मिनरल्स है नहीं, तो क्या होगा, बहुत ही पुअर क्वालिटी का सॉइल हो गया। इसमें आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते हो। तो अब हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसीड स्लोली इन कोल्ड इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द लिटर डिराइव्ड फ्रॉम conifer needle is decomposed very slowly and is not in rich in nutrients। यानी ये दो कारण है इसका पोडजोल सॉइल का थिन होने का और पुअर क्वालिटी होने का। पहला तो क्या कि वेदरिंग जो होगा बहुत ही स्लो होगा, कोल्ड कंडीशन है, यहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट है। और लीटर जो ड्राइव होगा, जो कि कॉनिफर फॉरेस्ट यहाँ पाया जाएगा, कॉनिफर फॉरेस्ट में नीडल शिप वाली जो फॉरेस्ट होगा वो पाया जाएगा, यानी बोरियल फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाएगा। बोरियल फॉरेस्ट का जो लीफ होगा वो जो फॉल करेगा उसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन कहाँ पे फास्ट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो डिकम्पोजिशन भी स्लो होगा। जब डिकम्पोजिशन स्लो होगा तो ये जो न्यूट्रिएंट जो होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, और जो भी न्यूट्रिएंट रहा होगा वो क्या होता है, लीच करके नीचे चला जाता है। ये आप देख सकते हो, दिस सॉइल आर एसिडिक एंड आर मिनरल डिफिशिएंट। यानी क्या होता है, ये एसिडिक हो गया और मिनरल डेफिशिएंट हो गया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के मूवमेंट के कारण से सॉइल में क्या हो गया, लीचिंग हो गया।
विदाउट ए सिग्निफिकेंट काउंटर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो जब लीचिंग होता है तो इसी के काउंटर में क्या होना चाहिए था, अपवर्ड मूवमेंट यानी कैपिलरी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन मीन्स जब टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, लिक्विड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, ये इसका कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाता है, न्यूट्रिएंट नीचे से ऊपर की ओर नहीं आ पाता है, वो नीचे चला जाता है। एसेंशियल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटासियम विच आर लिस्ट सम टाइम बियॉन्ड द रीच ऑफ रूट्स, यानी कभी कभी तो ये रूट से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है, जो कि रूट तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है। मोर ओवर कॉनिफर डो नॉट सेट देयर लीव्स फ्रिक्वेंटली, यानी जिस तरह से डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, अपना लीफ को क्या करता है, सेट कर देता है, यानी फॉल करा देता है। उस तरीके से जो है ये अपना लीफ को सेट नहीं करता है। कॉनिफर फॉरेस्ट जो होता है अपना लीफ को फ्रिक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी नहीं करता है, ये 5 साल 6 साल में एक बार करता है। इस तरीके से करता है ये, अपना लीफ को शेड करता है। शेड मीन्स अपना लीफ को गिरा देना, पतझड़ जिसको बोलते हैं। और अभी हम लोग देखें कि जो पोडसोल सॉइल जो होता है वो क्या होता है, पुअर क्वालिटी का सॉइल होता है एग्रीकल्चर ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सैंडी पोर्शन ज़्यादा होता है, रिजल्टिंग इन ए लो लेवल ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर जो होता है बहुत ही कम होता है। सम आर सैंडी एंड एक्सेसिवली ड्रेन्ड, कुछ तो सैंडी होता है और क्या होता है, ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाता है, मीन्स लीच कर जाता है इसका न्यूट्रिएंट्स। अदर हैव शैलो रूटिंग जोन्स एंड पुअर ड्रेनेज ड्यू टू सब सॉइल सीमेंटेशन। इसका पीएच वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है, और जिसके कारण से क्या होगा, एसिडिक होगा। फर्दर कंपाउंड्स इशू, इसके कारण से क्या होता है, जो इशू है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ क्या देखने को मिला कि फॉस्फेट का जो होता है डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है ट्री का। एंड एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, एल्यूमिनियम यहाँ पे टॉक्सिक मात्रा में पाया जाता है। द लो पीएच फैक्टर इज ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीचिंग ऑफ अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायन, जो यानी बेस मटेरियल होगा, बेस न्यूट्रिएंट जो होगा वो जो इसको काउंटर करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक कंपोनेंट को, वही क्या होता है, लीच कर जाता है, उसका लीचिंग हो जाता है, जिसके कारण से वो नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, एसिडिक हो जाता है सॉइल। अब यहाँ पे वेजिटेशन इसका देखते हैं, टेम्परेचर देख लिए, प्रेसिपिटेशन देख लिए, सॉइल के बारे में देख लिए। अब यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जो सबसे डोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे का जो ट्री है यानी जो कॉनिफर्स ट्री है वो क्या करेगा, अपना लीफ को फ्रिक्वेंटली शेड नहीं करता, इसलिए क्या होता है, वो एवरग्रीन होता है और कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाएगा। और कॉनिफर्स जो क्या होता है, एवरग्रीन प्लांट होता है। जैसे कि क्या हो गया, स्प्रूस, ये स्प्रूस देख सकते हो, ये स्प्रूस है, ये फर हो गया, ये पाइन हो गया, ये सब ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये सब ही यहाँ पे क्यों ग्रो कर पाता है, स्प्रूस, फर, पाइन ट्री यानी कॉनिफर्स फॉरेस्ट ट्री यहाँ पे क्यों ग्रो कर पाता है, क्यों? क्योंकि इसको कम लिटिल मॉइस्चर का ज़रूरत होता है, यानी बहुत ही कम रेनफॉल का ज़रूरत होता है, और बेस्ट सूटेड टू दिस टाइप ऑफ सब आर्कटिक क्लाइमेट। ये जो है सब आर्कटिक क्लाइमेट है। अब प्रोडक्टिविटी और कम्युनिटी स्टेबिलिटी इसका देखोगे बोरियल फॉरेस्ट का, तो क्या होगा, अदर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके कंपेरिजन में क्या होगा, इसका कम होगा। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और कम्युनिटी स्टेबिलिटी जो है ऑलरेडी हम लोग सक्सेशन में पढ़ चुके हैं। सक्सेशन में क्या हो गया, यानी इसको जो है स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार स्टेबल हो गया तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है फर्दर कम्युनिटी, लेकिन इसका कम्युनिटी स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। कम होता है मीन्स क्या कि इसको कोई रिप्लेस कर सकता है, फर्दर कोई आकर के कोई दूसरा ट्री जो है इसको, कम्युनिटी जो है इसको रिप्लेस कर सकता है, उसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी। यानी एक बार जब स्टेबल हो गया, जो ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, फर्दर रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे जो एनिमल स्पीसीज पाया जाएगा यानी फौना स्पीसीज जो पाया जाएगा वो क्या क्या हो गया, साइबेरियन टाइगर, वुल्वरीन, लाइनेक्स, ओफ बियर, रेड फॉक्स, स्क्विरल, एम्फीबियंस लाइक हाइला, राना, ये सब यहाँ पे क्या होगा, एनिमल स्पीसीज पाया जाएगा। अब इसका थोड़ा करेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, कॉनिफर्स फॉरेस्ट का करेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। अनलाइक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा डेंस होता है, यानी डेंसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी क्लोजली यानी बहुत ही सटे यानी पास में पेड़ होते हैं। और कॉनिफर्स फॉरेस्ट अगर इसके कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो इसका जो डेंसिटी होता है मॉडरेट होता है, यानी मीडियम होता है, ना तो ज़्यादा यानी डेंस होता है ना तो ज़्यादा स्पार्स होता है। और ये क्या होता है, मोर यूनिफॉर्म होता है। जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल और टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण से क्या होगा, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा यूनिफॉर्म यानी एक ही तरह का स्पीसीज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो कॉनिफर्स फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रो करता है, स्ट्रेट ग्रो करता है और टॉल होता है,
ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफर्स और ज़्यादातर जो कॉनिफर्स होता है कैसा होता है, वो एवरग्रीन होता है, यानी वो जल्दी फ्रिक्वेंटली जो है अपना लीफ को क्या करेगा, शेड नहीं करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लीव्स इन डेसिडियस एज इन डेसिडियस, यानी जिस तरह से डेसिडियस ट्रीज में क्या होता है, हर एक साल ये क्या करता है, अपने लीफ को रिप्लेस कर देता है, नहीं न्यू लीफ आता है और पुराने लीफ को क्या करता है, सेट कर देता है। द सेम लीफ रिमेन ऑन द ट्री फॉर लॉन्ग एज 5 years, 5 साल 6 साल रहता है इसमें, ट्री में ही रहता है। फूड इज स्टोर्ड इन द ट्रंक, जो ट्री है उसके ट्रंक में फूड स्टोर होता है। अब ट्रंक किसे बोलते हैं, तो ये आप देख लो एक बार। तो यहाँ पे एक ट्री दिख रहा होगा, तो ये जो ट्री का जो ये ब्रांच, ये यानी उसका सिलेंड्रिकल टाइप का जो शेप दिख रहा है ट्री का, यानी ब्रांच जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ट्रंक बोलते हैं, इसी को ट्रंक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो फूड स्टोर होगा किस में होगा, ट्रंक में होगा। अब बार्क, बार्क मीन्स क्या हो गया, छाल हिंदी में बोलते हैं इसको, यानी जो कवर करके रखता है ट्रंक को। तो बार्क जो होगा कैसा होगा, थिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, इसका जो बार्क होगा कैसा होगा, थिक होगा, टू प्रोटेक्ट द ट्रंक फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। और कॉनिफर्स जो होगा कैसा शेप का होता है, कॉनिकल शेप का होता है। तो ये आप देख सकते हो कि कैसा शेप है इसका, कॉनिकल शेप का है, ये कॉनिकल शेप का है। उसी तरह से ये भी कॉनिकल शेप का है, ये भी कॉनिकल शेप का है, यानी कोन टाइप का। अब ये देखो कॉनिकल शेप क्यों होता है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो वेजिटेशन होता है या एनिमल होता है वो क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चूँकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है तो क्या होगा, अगर मान लो कॉनिकल नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर स्नो का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसलिए स्नो का एक्यूमुलेशन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, या क्या इसका जो होता है शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है और स्लोपिंग ब्रांचेज होता है, ताकि स्नोफॉल अगर होगा तो क्या करेगा, उस पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, यानी जमा नहीं होगा, क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इट ऑल्सो ऑफर्स लिटिल ग्रिप टू विंड, यानी विंड भी इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विंड जो है आसपास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऊपर में कम है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो समर पीरियड होता है वो बहुत ही ब्रीफ होता है, यानी बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन जब समर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन के कारण से क्या होगा, मॉइस्चर का लॉस हो सकता है। तो इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी ट्रांसपिरेशन जो होगा इस ऐसे ट्री में क्या होता है, क्वाइट रैपिड होता है, यानी फास्ट होता है समर टाइम में। इसलिए लीफ जो होगा ये कॉनिफर्स ट्री का कैसा होगा, स्मॉल होगा, और कैसा होगा, थिक होगा, और लेदरी मीन्स थोड़ा मोटा होगा, लेदर टाइप का, एंड नीडल शेप का होगा, टू चेक एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ये ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है 2018 में। द सॉइल ऑफ द कॉनिफर्स फॉरेस्ट आर एक्सेसिवली लिस्ट एंड वेरी एसिडिक, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ह्यूमस कंटेंट जो होगा लो होगा यहाँ पे, एज एवरग्रीन लीव्स बेयरली फॉल, क्योंकि ये जल्दी शेड नहीं करता है लीफ को, एंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी स्लो होता है। अंडर ग्रोथ जो होगा यहाँ पे बहुत ही निग्लिजिबल देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द पुअर सॉइल कंडीशन, क्योंकि सॉइल कंडीशन भी वैसा सूटेबल नहीं है जो कि उसको सपोर्ट कर सके। अब अंडर ग्रोथ क्या होता है ये आप समझो। तो यहाँ पे ये ट्री दिख रहा होगा, ट्री के नीचे में क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे ट्री होते हैं, जिसका हाइट लगभग 2-5 मीटर से भी कम होता है, 5 मीटर तक का हाइट होता है। तो ये ऐसे जो प्लांट होता है या क्रीपर होता है, यानी क्रीपर हो गया, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंडर ग्रोथ। तो अंडर ग्रोथ यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जो कॉनिफर्स फॉरेस्ट होता है वो वहाँ का सॉइल जो होता है उस तरह का कंडीशन का नहीं होता है जो कि अंडर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकेगा। इसलिए अंडर ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। absence of direct sunlight and short duration of summer are other contributory factor. Conifers forests are also found in the region with high elevation. ये ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग लैटिट्यूडनल वाइज देख रहे हैं, लैटिट्यूड वाइज देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग फिर अल्टीट्यूड वाइज देखेंगे। तो अल्टीट्यूड वाइज जब देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, हायर अल्टीट्यूड पे कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तुंद्रा वेजिटेशन के जस्ट बिलो, तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन रीजन विथ हाई एलिवेशन, जैसे कि हो गया द फॉरेस्ट जस्ट बिलो दी स्नो लाइन ऑफ हिमालय। हिमालय का जो स्नो लाइन है उसके जस्ट बिलो देखने को मिलेगा। स्नो लाइन क्या होता है ये समझ लो। जैसे मान लो ये हिमालय है, हिमालय में है ये, अब क्या होगा, यहाँ से मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ स्नो को, कि यहाँ से मान लो क्या होगा, हाइट बहुत ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या होगा, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगा। स्नोफॉल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, स्नो कवर करना स्टार्ट कर दिया, यानी इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, केवल स्नो ही मिलेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, स्नो लाइन बोलेंगे। और इसी के नीचे क्या होगा, इसके नीचे ट्री आर के पाया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जस्ट क्या होगा, स्नो लाइन होगा। स्नो लाइन
के जस्ट बिलो पाया जाता है ये। तो कोनिफरस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट जो होगा स्नो लाइन के हिमालय में जो है स्नो लाइन उसके जस्ट बिलो देखने को मिलेगा। बट ऑन वेरी स्टीप स्लो वेयर सॉइल आर इमेच्योर एंड नॉन एग्जिस्टेंट इवन कॉनिफर कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा और सॉइल जो है इमेच्योर होगा यानी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा और कॉनिफर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे सदर्न स्लोप हो गया ग्रेटर हिमालय का, हिमालय को 3 रेंजेज में डिवाइड किया गया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को शिवालिक बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं और जो लेसर हिमालय उसको हिमाचल बोलते हैं। तो जो ग्रेटर हिमालय वाला उसका जो सदर्न स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो वहाँ पे जो है कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पूरा कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अब देखो थोड़ा सा ये इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक जान लेते हैं कि देखो ट्री को किस तरह से क्लासीफाई किया गया। एक तो लेटीट्यूड वाइज क्लासीफाई किया गया कि सबसे पहले नंबर उधर जो हो गया यानी सब पोलर रीजन में जो हो गया वहाँ पे क्या मिलेगा, तुंद्रा वेजिटेशन, जो कि फॉरेस्ट के कैटेगरी में नहीं आता है, वो अलग इकोसिस्टम आ गया, जो कि लोएस्ट फॉर्म होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। मॉसेस और लाइकन वहाँ पे देखने को मिलेगा तुंद्रा इकोसिस्टम में। और उसके जस्ट बिलो क्या हमें देखने को मिलेगा, कोनिफरस फॉरेस्ट, जो कि सब आर्कटिक वाला ये सब आर्कटिक वाला रीजन में ये भी देखने को मिलेगा, यानी ट्री लाइन के जस्ट एबव देखने को मिलेगा, सॉरी ट्री लाइन के जस्ट बिलो देखने को मिलेगा ये। यानी पहला जो अगर नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कोनिफरस फॉरेस्ट मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे हम लोग मेजरली 3 तरीके से क्लासीफाई किए थे, कोनिफरस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो जो लीफ को शेड करेगा उसके बेसिस पे 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक होगा डेसिडियस फॉरेस्ट, एक होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी जो कभी भी लीफ को यानी क्या करेगा, शेड नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो एक पर्टिकुलर सीजन पे जा करके क्या करेगा, एक हर एक साल जो है अपना एक पर्टिकुलर सीजन पे अपना लीफ को शेड करेगा, उससे क्या बोलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट। अब लीफ के साइज के बेसिस पे अगर देखोगे तो एक होता है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, एक होता है स्मॉल लीफ नीडल शेप लीफ फॉरेस्ट, जैसे हो गया कोनिफरस फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो अब देखो हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक चले गए थे, कोनिफरस फॉरेस्ट में देख लिए थे, यानी टेम्परेट रीजन से जस्ट एबव वाला रीजन, यानी जहाँ से तुंद्रा एंड होगा और उसके बाद में जस्ट कोनिफरस स्टार्ट होगा। और उसके बाद में क्या होगा, टेम्परेट रीजन में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो टेम्परेट रीजन में क्या होगा, जैसे जैसे लेटीट्यूड क्या होगा, आप यहाँ से देखो कि जैसे जैसे लेटीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, यानी रेनफॉल कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसी तरह से अगर जस्ट इसका उल्टा देखें तो यहाँ पे मान लो आप आर्कटिक सर्कल है और ये मान लो ये टेम्परेट रीजन वाला, ये टेम्परेट वाला रीजन है। तो टेम्परेट रीजन में अगर देखोगे तो सबसे पहले में क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होगा, तो सबसे पहले में कौन आएगा, डेसिडियस आएगा। क्यों, क्योंकि डेसिडियस जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहीं पे डेसिडियस देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेसिडियस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेट कहने का मतलब क्या चाहिए, टेम्परेट रीजन का बात करें, और डेसिडियस कहने का मतलब क्या चाहिए, यहाँ का जो ट्री होगा यानी फॉरेस्ट जो होगा वो अपना लीफ को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना लीफ को शेड करेगा। अब फॉरेस्ट मीन्स बहुत सारे ट्री का असेंबलेज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में, तो इस रीजन में अगर देखोगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेटली वार्म समर, यानी समर जो होगा थोड़ा मॉडरेट होगा, यानी ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। और फेयरली माइल्ड विंटर, यानी उतना ज़्यादा अभी अब हम लोग जो देखे थे कि -30 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिख रहा था, यहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा टेम्परेट रीजन में। क्यों, अब यहाँ पे देखो पहले तो टेम्परेट रीजन कहाँ पे है, ये देखो, तो ये वाली जो रेड वाली दिख रहा होगा यही है टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे याद होगा कि यहाँ पे अगर ओशियन करंट पढ़े होगे या तो नहीं पढ़ा है, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक करंट पास होती है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, जो कि होता है वार्म करंट होता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे चूँकि टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ से क्या पास हो रहा है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, जो कि क्या है, वार्म करंट है। कैसा करंट है, वार्म करंट है। तो वार्म करंट है तो क्या करेगा, यहाँ का टेम्परेचर को भी क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, इसलिए यहाँ पे माइल्ड विंटर देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा सीवियर यानी विंटर देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वहाँ पे -30 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस होता था, उतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, उतना कम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। यानी ना तो ज़्यादा यहाँ पे ठंड होगी, ना तो ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होगी, माइल्ड विंटर होगा, माइल्ड समर होगा। तो आप टेम्परेचर इसका देखते हैं तो मीन एनुअल टेम्परेचर अगर इसका देखोगे तो जनरली 5 डिग्री सेल्सियस से
15 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। अब विंटर जो होगा एबनॉर्मली माइल्ड होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होगा, यानी उतना ज़्यादा सीवियर देखने को नहीं मिलेगा। कि अभी तक हम लोग देख रहे थे -40 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जैसे ही आओगे तो आएगा देखने को मिलेगा 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, इस तरह का देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे 4 आसानी से आप सीजन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी 4 डिस्टिंग्विश सीजन होता है। जिस तरह से अदर टेम्परेट रीजन में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलेगा। डिस्टिंक्ट करने का मतलब होगा सेपरेट सेपरेट, जैसे यहाँ पे होता है ना समर सीजन होता है, रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, उसी तरीके से वहाँ पे भी डिफरेंट सीजन देखने को मिलेगा। विंटर इज़ द सीजन ऑफ, विंटर में जो होगा क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पे कब होगा, विंटर के समय में ज़्यादा होगा। ऐसे जितना एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए होता है वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कब होता है, विंटर के समय पे देखने को मिलेगा। तो विंटर सीजन में अगर देखोगे तो विंटर सीजन में जो स्काई होगा कैसा होगा, क्लाउडी होगा, फॉगी होगा और मिस्टी होगा। मिस्टी क्या होता है, तुमने वाटर का फुहारा टाइप का देखा होगा, वाटर का फुहारा, यानी ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, या तो आप पढ़े होंगे ऑलरेडी। तो मिस्टी मॉर्निंग होगा, फॉगी होगा एंड मेनी रेनिंग डे, और बहुत ही यानी बहुत सारे दिन तक, यानी 5 दिन लगातार, 6 दिन, इस तरह से क्या होगा कि रेनी सीजन चलते जाएगा। फ्रॉम द पासिंग डिप्रेशन ट्री सेट्स देयर लिव्ड इन विंटर टू प्रिवेंट। अब देखो जब इतना बारिश होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, ट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी विंटर होगा तो इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, और विंटर टू प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन, और स्नो का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो स्नो से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करता है, अपना लीफ को क्या करेगा, शेड करेगा कब, विंटर सीजन में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में जो है, जो फॉरेस्ट होगा यानी जो ट्री होगा वहाँ का, वो अपना लीफ को शेड करेगा कब, विंटर सीजन में करेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेसिडियस। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में क्या कर रहा है, अपना लीफ को शेड कर रहा है। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सीवियर कोल्ड, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, अपना लीफ को शेड करेगा। स्प्रिंग जो होगा, स्प्रिंग सीजन जो होगा वो सबसे ड्राइस्ट सीजन होगा। अभी हम लोग देखे थे विंटर सीजन, और उसके बाद में स्प्रिंग सीजन देख रहे हैं। स्प्रिंग जो होगा ड्राइस्ट सीजन होगा एंड द मोस्ट रिफ्रेशिंग सीजन इसी को माना जाता है। व्हेन पीपल इमर्ज फ्रॉम द डिप्रेसिंग विंटर, यानी इतना ज़्यादा ठंड था, इसके बाद में क्या होगा, विंटर के बाद में क्या आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा। स्प्रिंग सीजन आएगा तो इससे लोग बाहर आता है, डिप्रेसिंग विंटर जो था, टू सी एवरीथिंग बिकमिंग ग्रीन अगेन। यानी उस समय क्या हुआ था, लीव क्या कर दिया था अपना, यानी ट्री जो है अपना लीव को क्या कर दिया था, शेड कर दिया था, यानी गिरा दिया था। और उसके बाद फिर से जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर से क्या होगा, ग्रो करने लगेगा, यानी फिर से ये हरा भरा होने लगेगा। दिस इज फॉलोड बाय द लॉन्ग सनी समर। उसके बाद में क्या होगा, अब स्प्रिंग सीजन के बाद क्या होगा, स्प्रिंग सीजन के बाद में लॉन्ग और सनी समर होगा, यानी समर सीजन आएगा। नेक्स्ट इज द ऑटम सीजन, या समर के बाद में फिर क्या होगा, ऑटम सीजन आएगा विथ ए रोअर ऑफ गस्टी विंड चलेगा एंड दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। इस तरह से क्या होगा, 4 विंड हो गए, 4 सीजन हो गया। पहला विंटर, दूसरा क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, तीसरा सनी समर हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, ऑटम सीजन हो गया। तो इस तरीके से 4 डिस्टिंग्विश सीजन देखने को मिलेगा टेम्परेट रीजन में। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ 4 डिस्टिंक्ट सीजन इज समथिंग डेट इज कंस्पिकुअसली एब्सेंट इन ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक में ये डिस्टिंक्ट सीजन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, रेनफॉल होते रहता है। इसलिए केवल और केवल रेन फॉरेस्ट एरिया में जो है, यानी इक्वेटर रीजन में जो है, केवल और केवल रेनी सीजन देखने को मिलेगा। और ट्रॉपिकल मानसून देखने को मिलेगा, जैसे ट्रॉपिकल मानसून जैसे इंडिया जिसमें आता है उसमें समर सीजन देखने को मिलेगा, विंटर सीजन देखने को मिलेगा, रेनी सीजन देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर ट्रॉपिकल सवाना का बात करो तो वहाँ पे समर सीजन देखने को मिलेगा, विंटर सीजन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो ट्री देखो किस तरीके का दिखेगा, तो ये इस तरह का ट्री दिखेगा, और इसी को बोलते हैं फॉग, और यानी पूरा धुंधला धुंधला दिखेगा फॉग जब होगा। तो ये देखो आप देख सकते हो डेसिडियस ट्री, ये भी डेसिडियस है, इस तरह से कलर हो रहता है इसका। और ये जब अपना लीफ को क्या किया, विंटर सीजन में क्या कर दिया, शेड कर दिया, तो उस समय का ये है। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे किस तरह का होगा। तो अभी हम लोग क्या किधर से आ रहे हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बाद जस्ट आ रहे हैं किधर, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की ओर। तो यहाँ पे सॉइल भी, यहाँ पे भी जो सॉइल होगा वो कैसा होगा, पोर्टजोलिक होगा, पोर्टजोलिक सॉइल होगा और फेयरली डीप होगा थोड़ा। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेटिक टाइप, जो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि विंटर में अपना लीफ को शेड करेगा। टेम्परेट फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट क्लाइमेट होगा और ब्रॉड लीफ डेसिडियस ट्री देखने को मिलेगा विच शेड देयर लीव्स, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे जो रेनफॉल होता है एडिक्वेट अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पे जो लीफ देखने को मिलेगा कैसा होगा, ब्रॉड लीफ देखने को मिलेगा। विच शेड देयर लीफ इन फॉल
आर बेयर ओवर द विंटर एंड ग्रो नियर फॉलिएज इन स्प्रिंग में ग्रो करेगा। द ट्री शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड सीजन, ये भी पढ़ चुके हैं। दिस इज एडेप्टेशन फॉर द प्रोटेक्टिंग, ये हो चुका है। शेडिंग बिगिंस, ऑटम में शेडिंग स्टार्ट होता है, फॉल सीजन ग्रोथ स्प्रिंग में फिर से ग्रो करता है। सम ऑफ द कॉमन स्पेसीज, इसका कॉमन स्पेसीज क्या क्या है वो ध्यान में रखना है। ओक हो गया, एल्म हो गया, एस हो गया, बर्च हो गया, बीच हो गया और पॉपुलर हो गया। वेटर एरिया, इन वेटर एरिया में जो है विलो ग्रो देखने को मिलेगा। ये सब जो है एक बार गूगल करके आप देख लेना इमेज का, क्योंकि उतना ज़्यादा यानी पॉसिबल नहीं था कि सारे को यहाँ इमेज यहाँ पे देख सकूँ मैं। लाइट वेट क्रिकेट बैट इसी से बनाया जाता है, जो वेटर एरिया में ही विलो देखने को मिलेगा, जो कि लाइट वेट क्रिकेट इसी से बनता है। मेड फ्रॉम विलो, इंडिया में अगर विलो देखोगे तो कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड इस तरह का कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे विलो देखने को मिलेगा जिससे क्रिकेट बैट बनता है। मोस्ट एनिमल जो होगा फेमिलियर होता है यहाँ पे, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों तरह के एनिमल यहाँ पे देखने को मिलेगा। वर्टिब्रेट एनिमल इसको बोलते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इनवर्टिब्रेट एनिमल इसको बोलते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। ये सब एक बार सर्च कर लेना गूगल अगर नहीं आता है तो। अब देखो तीसरा क्या होगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट मीन्स क्या होगा, टेम्परेट रीजन का बात कर रहे हैं। एवरग्रीन मीन्स ये यहाँ का जो ट्री होगा वो अपना लीफ को कभी शेड नहीं करेगा, यानी फॉल गिराएगा नहीं, वो यानी पतझड़ नहीं यहाँ पे होगा। तो अब सिंपल समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं, यानी इक्वेटर की ओर आ रहे हैं, पोल से इक्वेटर की ओर। इसके जस्ट पहले हम लोग देखे थे टेम्परेट क्या था, इस वाले रीजन में क्या था, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट था, यानी जहाँ पे थोड़ा रेनफॉल क्या था, कम था। यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, डेसिडियस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। अब तो इसको जो बोलते हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेट हैव, यानी ये किस रीजन में पाया जाएगा, तो उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसका जो समर होगा कैसा होगा, वार्म होगा और ड्राई होगा। समर जो होगा वार्म होगा प्लस ड्राई होगा, वार्म प्लस ड्राई समर। और जो विंटर होगा कैसा होगा, कोल्ड होगा प्लस मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट मीन्स जो बारिश होगा वो विंटर के ही समय में होता है, इसलिए कैसा होगा यहाँ पे, कोल्ड होगा और मॉइस्ट विंटर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट का। तो इसे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये इस रीजन में देख सकते हो, ये मेडिटेरेनियन वाली सी जो है यहाँ वाली देख सकते हो, तो इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में देखो यानी 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे भी देख लो आप, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दीज आर कॉमनली इनहेबिटेड बाय लो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्री, यानी यहाँ पे जो है ब्रॉड लीफ ही जो है एवरग्रीन ट्री देखने को मिलेगा। ट्री विथ अ स्मॉल ब्रॉड लीफ आर वाइडली स्पेस्ड एंड नेवर वेरी टॉल। यहाँ पे जो होगा ट्री जो होगा, यानी जितना रेन फॉरेस्ट जो होता है इक्वेटोरियल यानी ट्रॉपिकल वाले रीजन में जो रेन फॉरेस्ट होता है उतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है कि पूरा डेंसली पैक होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा, यानी डिस्टेंस पे, यानी दूरी पे होगा यहाँ पे ट्री होगा, लेकिन उतना ज़्यादा टॉल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उतना भी ज़्यादा इनफ यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। और जो लीफ होगा क्या होगा, उसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, ब्रॉड लीफ ही होगा लेकिन उसका साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा। यानी ये मान लो अगर ब्रॉड लीफ हो गया, ये ब्रॉड लीफ हो गया, ठीक है, तो इसी का थोड़ा साइज छोटा होगा, यानी थोड़ा इस तरह का साइज छोटा देखने को मिलेगा। ब्रॉड लीफ का है, लो स्मॉल साइज का देखने को मिलेगा। रीजन विथ एडिक्वेट रेनफॉल एंड आर इनहेबिटेड बाय लो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्री, मोस्टली एवरग्रीन ऑक यहाँ पे देखने को मिलेगा। फायर जो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैजार्डस फैक्टर माना जाता है, यानी फायर यहाँ पे बहुत जल्दी लगता है, फायर ज़्यादा यहाँ पे होता है। फायर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे अडॉप्ट करने के लिए ट्री ने क्या कर लिया कि ये बहुत ही क्विकली रीजनरेट कर लेता है। अगर जल यानी फायर बर्नट हो गया, वो एक बार जल चुका है तो उसके बाद ये बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेगा। तो इस तरीके से क्या किया, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। तो ये था किसके बारे में हम लोग पढ़े थे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, कि एवरग्रीन तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा बारिश नहीं है कि रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हो सके, और ये स्पेस पे थोड़ा पे होगा। अब मेडिटेरेनियन रीजन में ये देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चौथा जो है वो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से कि नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं हम लोग, यानी इक्वेटर की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एवरग्रीन था, इसके जस्ट नीचे और जाओगे तो क्या होगा, और भी ज़्यादा रेनफॉल मिलेगा, और भी ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो क्या होगा, अब रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे क्या होगा, 200 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और जो होगा मेनली किसके कारण से होता है, तो वेस्टर्ली के कारण से होता है। तो पहले ये रीजन देख लो कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, तो इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो इधर से क्या होता है, वेस्टर्ली फ्लो करता है, वेस्टर्ली फ्लो करता है,
तो वेस्टर्ली जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, ऑन शोर वेस्टर्ली जो होता है ये बारिश लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर कैरी करेगा, इधर जा करके टकराएगा, जिसके कारण से बारिश होगा। प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ फॉग, रेन और स्नो के फॉर्म में होगा। फॉग, रेन और स्नो के फॉर्म में होगा। रेनफॉल जो होगा हाई होगा, ज़्यादा होगा। एंड फॉग मे बी वेरी हैवी, और फॉग जो है ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर देन रेनफॉल इटसेल्फ। एंड फॉग जो है खुद ही, फॉग हो गया या रेन हो गया या स्नो हो गया, ये भी एक वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये एक बहुत ही छोटे एरिया में पाया जाता है। द मेन स्ट्रेच ऑफ दिस हैबिटेट इन नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा। फ्रॉम नॉर्थ कैलिफोर्निया थ्रू सदर्न अलास्का, सदर्न अलास्का में देखने को मिलेगा, यहाँ वाले रीजन में थोड़ा। देर आर ऑल्सो स्मॉल एरिया इन सदर्न चिली में भी देखने को मिलेगा कुछ पार्ट में, यहाँ पे देख रहे हो। न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, न्यूजीलैंड वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड फ्यू अदर प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका। अब नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे कौन कौन सा, तो यहाँ पे बिग कॉनिफर्स फॉरेस्ट ट्री पाया जाता है। डोमिनेट दिस टाइप ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग हो गया डॉगलस फर हो गया, वेस्टर्न रेड सीडर हो गया, माउंटेन हेमलॉक हो गया, वेस्टर्न हेमलॉक हो गया, सिटका स्प्रूस हो गया, लॉर्ड गेपल पाइन हो गया। इन एडिशन टू दिस ट्री, इस ट्री के अलावा जो है और भी मॉसेस और लाइकन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑफन ग्रोइंग एज एपीफाइट, एपीफाइट के रूप में देखने को मिलेगा। एपीफाइट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जान लो कि ये मान लो एक ट्री है। ट्री पे क्या है, छोटा छोटा यहाँ पे जो है मॉसेस और लाइकन या तो स्मॉल छोटा छोटा प्लांट यहाँ पे ग्रो करेगा इसके ब्रांचेज पे। ऐसा इसलिए ग्रो करता है क्योंकि इसको जो है सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो इस सनलाइट को यानी ताकि इसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, इसके लिए क्या करता है, इसके दूसरे ट्री के ब्रांच पे ग्रो करता है। लेकिन इससे न्यूट्रिशन नहीं लेता है, यानी इसको क्या हो रहा है, इसको तो बेनिफिट हो रहा है यानी प्लस हो गया, लेकिन इसको कोई हार्म नहीं हो रहा है यानी जीरो हो गया। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर गिजली बियर, गिजली बियर यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा एनिमल में, जो कि कॉमन मैमल्स है, जो कि अलास्का में देखने को मिलेगा। तो गिजली बियर ये है। बायोटिक डाइवर्सिटी अगर देखोगे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का, तो अदर टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उसके कंपेरिजन में हाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो इसका बायोटिक डाइवर्सिटी से ज़्यादा होगा अदर टेम्परेट फॉरेस्ट के कंपेरिजन में। लेकिन अगर इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपेरिजन में अगर देखोगे तो क्या होगा, इसका डाइवर्सिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश और टेम्परेचर होता है। अब देखो सब, इसके बाद में अब क्या पढ़ेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग एंटर कर गए। अब क्या हो गया, अभी तक हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, यानी 40 डिग्री नॉर्थ साउथ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री से अंदर आएंगे। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ, या 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक क्या होगा, सब ट्रॉपिकल एरिया में एंटर करेंगे। सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल बट लेस टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन विंटर और समर, यानी विंटर और समर में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एपीफाइट्स जो होता है यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा। एपीफाइट्स ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। एनिमल लाइफ जो होगा सब ट्रॉपिकल का, वो वेरी सिमिलर टू डेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जनरली देखने को मिलेगा एनिमल, वही एनिमल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा लगभग। तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल का बात कर लिए। अब हम लोग एंटर करेंगे किसमें, ट्रॉपिकल में। तो ट्रॉपिकल में जब एंटर करेंगे तो ट्रॉपिकल में सबसे पहले हम आएंगे तो क्या, जहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेसिडियस होगा, डेसिडियस ट्री देखने को मिलेगा। और उसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। सीजनल फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो पहले इसका नाम समझो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये अपना यहाँ का जो ट्री होगा वो अपना लीफ को क्या करेगा, शेड करेगा एक पर्टिकुलर सीजन में। तो जिस पर्टिकुलर सीजन में शेड करता है, तो वो शेड करता है मानसून सीजन में, ये शेड करता है अपना। मानसून आने से पहले ये रीग्रो करता है, और यानी जब समर सीजन होगा तो उसमें क्या करेगा, शेड कर देगा अपना लीफ को, यानी गिरा देगा। तो उसके कारण से क्या होगा, यानी सीजन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सीजन के कारण से इसमें इसके यानी लीफ में शेडिंग में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो उसी कारण से इसको ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट भी बोला जाता है और मानसून क्लाइमेट भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल मीन्स क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। डेसिडियस मीन्स क्या होगा, प्लांट ट्री
डेट शेड देयर लीफ एट ईच ईयर, जो हर एक साल अपना क्या करेगा, लीफ को शेड करेगा। दे आर फाउंड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी ये क्या होगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट आर नोन एज मॉनसूनल फॉरेस्ट बिकॉज लीफ रीग्रो ड्यूरिंग मानसून। मानसून जैसे ही आता है तो बारिश होने लगेगा, तो उसके कारण से क्या होगा, फिर से इसका जो लीफ जो है रीग्रो करता है। शेड एंड शेड ड्यूरिंग द समर, और समर के दौरान क्या करता है, ये अपना लीफ को शेड करता है। अकर्स इन द रीजन ऑफ वेयर टोटल एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई, जहाँ पे टोटल रेनफॉल क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। बट सेग्रीगेटेड इनटू प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड, लेकिन जिसमें जो है वेट और ड्राई पीरियड डिस्टिंग्विश्ड है। दीज फॉरेस्ट अकर इन द प्लेसेस डेट रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, जहाँ पर रेनफॉल होता है वहाँ पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखो, जब डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है तो ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अवेलेबिलिटी के आधार पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के आधार पे। जहाँ पे जो है रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगा उसको बोलेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम होगा यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा उसको बोलेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून यहाँ पे देखने को मिलेगा, मानसून टाइप का क्लाइमेट। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न अफ्रीका, ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ पैसिफिक एज वेल एज इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में भी मानसून टाइप का क्लाइमेट है। तो यहाँ पे एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, तो ये आप देख सकते हो कि ये साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, इंडिया वाले रीजन में, ऑस्ट्रेलिया जो हो गया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, कुछ अमेरिका वाले पार्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर अनलाइक इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, यानी जिस तरीके से वेट क्लाइमेट जो होता है, इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यानी वेट और ड्राई में। यहाँ पे क्या होगा, यानी वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ईयर जब समर सीजन होगा तो उसमें क्या होगा, ड्राई पीरियड होगा, ड्राई सीजन होगा, और जैसे ही मानसून आएगा उसमें क्या होगा, वेट पीरियड हो जाएगा, यानी डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन देखने को मिलेगा। एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो कि किससे रिलेटेड होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, कि जैसे साउथ वेस्ट मानसून होगा क्या होगा, वेट हो जाएगा, और जैसे साउथ वेस्ट मानसून यानी खत्म हो गया, समर सीजन आ गया तो क्या होगा, ड्राई पीरियड हो गया। फ्लड इन द वेट सीजन एंड ड्रॉट इन द ड्राई सीजन आर कॉमन, जब क्या होता है, जब यानी साउथ वेस्ट मानसून आता है तो क्या होता है, बहुत सारे एरिया में क्या होगा, फ्लड देखने को मिलेगा, और वहीं पे जब मानसून नहीं आता है तो क्या होगा, ड्रॉट देखने को मिलेगा। यूजुअली देयर आर 3 सीजन, जनरली जो होता है इस एरिया में जो होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में जो होता है, यहाँ पे जो है मेनली 3 तरह का सीजन होता है। कौन कौन सा, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, जैसे इंडिया में हो गया। अब टेम्परेचर यहाँ का देखो, टेम्परेचर मंथली मीन टेम्परेचर कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। टेम्परेचर रेंज अगर देखोगे तो 30 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है समर में, और विंटर में देखोगे तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। विथ मीन टेम्परेचर का एनुअल मीन टेम्परेचर देखोगे तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब प्रेसिपिटेशन अगर देखोगे तो एनुअल मीन रेनफॉल जो होगा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कुछ कुछ रीजन में जो होता है 300-350 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है। कुछ प्लेसेस हो गया जैसे चेरापूंजी हो गया, मौसिनराम हो गया, जैसे ये दोनों मेघालय में है, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड में, 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है यहाँ पे रेनफॉल। और फिर उसी तरह से ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट हो गया, आल्सो नोन एज ड्राउट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और जो इसका इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, बैम्बू हो गया, सेल हो गया, शीशम, सैंडलवुड, खैर, मलीबेरी हो गया, मलबेरी हो गया। मलबेरी पे ही क्या होता है, जो सिल्क वार्म होता है इसी पे ग्रो होता है, और सिल्क वार्म से क्या होता है, सिल्क का प्रोडक्शन होता है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड हियर। अब देखो, अब हम लोग क्या हुआ कि सब ट्रॉपिकल वाले देख लिए, अब ट्रॉपिकल में भी हम लोग डेसिडियस वाला पार्ट देख लिए, डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी बोला जाता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। द रीजन एंड जनरली रेफर्ड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोलेंगे इसको, या तो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट बोलेंगे, लॉलैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है इक्वेटर के पास होता है मेनली। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अमंग द मोस्ट डाइवर्स और रिच कम्युनिटी होता है ऑन द अर्थ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का देखोगे यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, डिफरेंट स्पीसीज का। यहाँ पे ये ट्री प्लांट देखने को मिलेगा, यानी प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेगा, ट्री स्पीसीज देखने को मिलेगा, यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्स और रिच कम्युनिटी होता है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है यहाँ पे। बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिमेन हाई, यानी
या स्टेबिलिटी करने का मतलब यहाँ पे इसलिए हाई होता है क्यों, क्योंकि इसको आप कोई फर्दर कम्युनिटी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब बोथ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होता है, और ये मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी लगभग लगभग सेम होगा। तो ये आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस एरिया में पाया जाएगा, इक्वेटोरियल एरिया में। अब देखो यहाँ का जो फॉरेस्ट होगा वो इतना ज़्यादा यानी टेम्परेचर और ये प्रेसिपिटेशन होने के कारण से जो यहाँ पे फॉरेस्ट यानी ट्री जो पाया जाएगा उसमें जो होता है वर्टिकली लेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वर्टिकल लेयर में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपस में कंपटीशन करता है, ट्री सनलाइट के लिए कंपटीशन करता है। कंपटीशन करेगा तो क्या होगा, कुछ ट्री जो होगा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन में आगे रहेगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा टॉल हो जाएगा, यानी उसका हाइस्ट ग्रो होगा, यानी उसका हाइट बहुत ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं इमरजेंट लेयर, जिसका हाइट जो है 60 मीटर के आसपास होता है। उसके बाद में क्या होता है, कैनोपी लेयर, ये आप देख सकते हो कैनोपी लेयर इसको बोलते हैं, यानी ये जो होता है डेंस होता है यानी सनलाइट को यहाँ पे नीचे की ओर आने नहीं देगा और ब्लॉक कर देगा सनलाइट को। और इसके जस्ट नीचे वाला जो हाइट होगा यानी 20 मीटर के नीचे वाला 20 मीटर के हाइट तक वाले को बोलेंगे अंडर स्टोरी ट्री, और सबसे नीचे वाला जो 5 मीटर तक के हाइट का जो है उसको बोलेंगे क्या चीज़, जो प्लांट है उसको बोलेंगे अंडर ग्रोथ। या और यहाँ पे क्रीपर भी देखने को मिलेगा, क्रीपर मीन्स हो गया लत जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द ईयर। मीन मंथली टेम्परेचर देखोगे तो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होता है, वेरी लिटिल वेरिएशन ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई विंटर सीजन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमेशा टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा। इक्वेटर रीजन पे बात कर रहे हैं हम लोग, टिपिकल टू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है। आप प्रेसिपिटेशन अगर देखोगे तो प्रेसिपिटेशन जो होगा हैवी होगा, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर लगभग कांस्टेंट होता है, और जो रेनफॉल होता है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इक्वेटोरियल वेजिटेशन अगर इसका देखोगे तो हाई टेम्परेचर है और अबंडेंट रेनफॉल है, तो ये क्या करेगा, लग्जरियंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सपोर्ट करेगा, यानी हाईली डेंस यानी फॉरेस्ट को सपोर्ट करेगा। जैसे इन दी अमेजन लोलैंड, अमेजन के लोलैंड में एरिया में यानी नीचे वाले एरिया में अगर देखोगे तो फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस है कि इसको अमेजन वाले एरिया में इसको सेल्वा बोलते हैं। सेल्वा मीन्स हो गया क्या चीज़, अमेजन वाले एरिया में इसको बोलते हैं ए डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजुअली हैविंग क्लाउड कवर, यानी डेंस कैनोपी होगा। कैनोपी मीन्स क्या हो गया कि जैसे ये ट्री मान लो है ट्री, तो ये जो छत वाला पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं कैनोपी, यानी छाता जैसा जो दिख रहा है उसी को बोलते हैं कैनोपी। यानी ये ट्री है तो ये वाली जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं कैनोपी। ये ध्यान से देखो, ये कैनोपी हो गया, इसी को बोलते हैं कैनोपी। तो अमेजन वाले एरिया में इसको क्या बोलेंगे, सेल्वा बोलेंगे। अनलाइक द टेम्परेट रीजन, जिस तरह से टेम्परेट रीजन में होता था, द ग्रोइंग सीजन हियर ऑल द ईयर वेरी राउंड सीडिंग फ्लावरिंग, यानी टेम्परेट रीजन में क्या होता था कि सीडिंग होगा, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अबंडेंट रेनफॉल और टेम्परेचर यानी टेम्परेचर हमेशा है, थ्रू आउट द ईयर है, इसीलिए यहाँ पे सीडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, डिकेइंग ये हमेशा होते रहता है। टेम्परेट रीजन में एक पर्टिकुलर सीजन में होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहीं वो सीजनल पैटर्न पे था, लेकिन यहाँ पे सीजनल पैटर्न पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर होगा, कॉन्स्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। इक्वेटोरियल वेजिटेशन में अगर देखोगे तो इक्वेटोरियल वेजिटेशन क्या होगा मल्टीट्यूड ऑफ एवरग्रीन ट्री, यानी यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ एवरग्रीन ट्री देखने को मिलेगा, जैसे ट्रॉपिकल हार्डवुड, जैसे महोगनी हो गया, इबोनी हो गया, डाईवुड हो गया, ये सब एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल है। ऑल प्लांट्स स्ट्रगल टू अपवर्ड्स, यानी सारे प्लांट क्या करता है, आपस में कंपटीशन करता है सनलाइट के लिए। इसके कारण से क्या होता है, एक पेकुलर लेयर अरेंजमेंट हो जाता है। लेयर अरेंजमेंट जो यहाँ पे मैंने शो किया था कि इस तरह से क्या हो गया, एक लेयर अरेंजमेंट हो गया कि कुछ क्या होगा, कुछ का हाइट बहुत ही कम होगा, इस तरह से हाइट बढ़ते चला गया। अरेंजमेंट एपीफाइट्स जो है, एपीफाइट्स हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि कमेंशलिज्म को शो करता है, यानी दूसरे प्लांट पे बिना जो प्लांट है उसको ट्रबल किए हुए, यानी बिना उसके न्यूट्रिशन के केवल सनलाइट के लिए उस पर ग्रो करेगा। एंड एपीफाइट इज ए प्लांट डेट ग्रो हार्मलेसली अपॉन अनदर प्लांट सच एज ट्री एंड ड्राइव्स इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एयर और रेन और समटाइम्स फ्रॉम डेब्री एक्यूमुलेटिंग अराउंड इट। केवल सनलाइट के लिए उसके ऊपर ग्रो करता है, बाकी ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेगा, ये या तो न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर उसको एयर, रेन और कभी कभी जो है डेब्री से इसको मिलता है। द फ्लोरा इज हाईली डाइवर्सिफाइड, यानी यहाँ पे जो फ्लोरा स्पेसीज होगा, यानी जो प्लांट स्पेसीज होगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही हाई होगा। द एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड, और जो डेंस वेजिटेशन है वो क्या होगा, वर्टिकली उसको क्या किया गया, लेयर में डिवीजन कर दिया गया। विच टॉल ट्री ऑफन कवर्ड विथ वाइन्स, क्रीपर्स, लैंड्स, एपीफाइट्स, ऑर्किड्स, ब्रोमेलिएट्स। द लोएस्ट लेयर जो होगा अंडर स्टोरी ऑफ द ट्री बोलेंगे उसको,
यानी अंडर इज एन अंडर स्टोरी ऑफ ट्री, जो लोएस्ट लेयर होगा, यानी ये जो देखो आप, इसको बोलेंगे लोएस्ट लेयर, जो सबसे नीचे में पाया जाएगा। जो लोएस्ट लेयर होगा वो क्या होगा, अंडर स्टोरी होगा ट्री का। सर्ब्स होगा, हर्ब्स होगा, जैसे फॉर्न्स, ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉइल जो होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो क्या होगा, रेड लेटोसोल्स होगा, एंड दे आर वेरी थिक, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होगा। द हाई रेट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, बारिश होते रहता है, रेनफॉल होते रहता है। तो इसके कारण से क्या होगा, हैवी रेनफॉल के कारण से क्या होगा, लीचिंग होगा। यहाँ पे लीचिंग भी बहुत फास्ट होता है, हाई रेट ऑफ लीचिंग होगा। इसलिए सॉइल क्या होता है, भरचिल्ली जो होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूजलेस नहीं होता है। लेकिन जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये जो है सॉइल आप फिर से खुद को रिसाइकल करके जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट आ जाता है, और उसके बाद में इसमें यहाँ पे जो है फिर से एग्रीकल्चर कर सकता है विद इन दी लिटर लेयर। फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन कैन कंपनसेट फॉर देयर नेचुरल पॉवर्टी ऑफ सॉइल। अंडर ग्रोथ जो होगा इज रिस्ट्रिक्टेड इन मेनी एरिया बाय लैक ऑफ सनलाइट। अब देखो अंडर ग्रोथ जो होगा, यानी ये सब जो छोटे छोटे प्लांट हैं, प्लांट स्पीशीज या नीचे की ओर, अंडर ग्रोथ वाला ये सब जो है, इसका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को आने नहीं देगा। यहाँ पे ये लोग सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। सनलाइट जब उतना नहीं मिल पाएगा तो इसका ग्रोथ रुक जाता है, यानी उतना अंडर ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी तरह के फॉरेस्ट टाइप थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद जो है हम लोग यानी इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप मिलता है, यानी कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो और भी आगे लेक्चर देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए अबाउट सेक्शन में जाना है, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो। इसको करने के बाद हम लोग पूरा इसका क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे। और ये अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो ये आपका ज्योग्राफी में भी यूजफुल है, ये एनवायरनमेंट में भी यूजफुल है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो बायोम बहुत आसान है, बायोम सेम यही है। वहाँ पे केवल थोड़ा सा ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे लोग। तो धन्यवाद।